पहला प्रश्न, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए ज्वालामुखी, बी चक्रवात, सी भूकंप, डी भूकंप एवं ज्वालामुखी। जो इसका उत्तर है सी ज्वालामुखी। वास्तव में ये जो सिद्धांत है वो अमेरिकी जियोलॉजिस्ट H.F. रीड द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत ये आता है कि रीड महोदय ने कहा था कि जो चट्टानें होते हैं रबड़ की तरह होती है। जैसे रबड़ को नहीं हम खींचते हैं, तो रबड़ को हम तभी तक खींच सकते हैं जब तक उस पर बहुत ज़्यादा लचीलापन हो। जब इसके लचीलेपन से ज़्यादा हम उसको खिंचाव करते हैं तो रबड़ टूट जाती है और पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। यही प्रक्रिया चट्टान के साथ होती है। चट्टान पे दबाव पड़ने पे खिंचाव पड़ता है और जब तनाव के कारण वो खिंचती है, और वो तब तक खिंचती जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। जैसे उसकी सहन शक्ति से कम होता है चट्टान टूट जाती है और टूटी हुई चट्टान अपनी पुनः स्थान पे आती है। इसी को कहा गया है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, और जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है। गर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ए अधिकेंद्र, बी भूकंप अधिकेंद्र, सी भूकंप केंद्र, डी इक्लोजाइट। तो इसका उत्तर आप ये देखिएगा, इस तरह आप देखिएगा, ये ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है या ऊर्जा तरंगों की उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकस, FOCUS, फोकस, और हिंदी में इसको हम कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल इस भूकंप फोकस के ठीक 90 डिग्री पे होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से आप लोग? इपिक सेंटर, EPICENTRE। ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कहां पे हो गया? क्या पूछा था? भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती, तो इसका उत्तर हो गया भूकंप केंद्र F फोकस। इसको बहुत अच्छी तरह याद कैसे करेंगे? सिर्फ E और F अल्फाबेट याद रखिएगा, ABCD याद रखिएगा। तो E पहले आता है, F बाद में आता है, तो E ऊपर होगा और F नीचे होगा। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? ए प्राथमिक, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक, दो सेकेंडरी, दीर्घ पृष्ठीय लॉन्गिट्यूडनल और क्षैतिज। तो इसको आप देखिए, ये पृथ्वी, तो जो प्राथमिक तरंगें हैं वो क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं, सेकेंडरी इस तरह चलती हैं, और जो एल है वो धरातल पर चलती है। ये एल, इसको एल हो गया, ये पी हो गई, एस हो गई, तो इसको दीर्घ पृष्ठीय। तो भाई सर्वाधिक क्षति विनाश कहाँ होगा? जहां जान और माल की हानि होगी। तो पृथ्वी के अंदर तो जान माल की हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मनुष्य है या खेती बाड़ी मकान, वो कहाँ है? ऊपरी भाग में, क्रस्ट पे है। तो जहां एल तरंगे चलती वही सबसे ज्यादा विनाशकारी होंगी, क्योंकि हम विनाश तो तब कहते हैं जब उससे हमको किसी प्रकार की हानि हो। पृथ्वी के अंदर भूकंप हर 8 मिनट में एक बार आते हैं, लेकिन उससे जान माल की हानि नहीं होती, इसलिए वो हम इतने कंसर्न नहीं रहते उन भूकंपों से। लेकिन जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में तरंगे, एल तरंगे हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका उत्तर होगा सी, दीर्घ पृष्ठीय। और जो एल तरंगे, इसको लव वेव भी कहते हैं, याद रखिएगा, लव वेव भी कहते हैं। इसका नामांकन वैज्ञानिक एडवर्ड एफ लव के नाम पे होता है। एडवर्ड एफ लव ने इसको किया था। तो ये उत्तर इसका सी वाला बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदी, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। तो इसका उत्तर है बी, भूकंप का। जो सिस्मोग्राफ है वो जब भूकंप आता है तो जो ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे निकलती,
PSL इनकी तीव्रता को नापता है, उसी आधार पे बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का था। नेक्स्ट, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, बी सह भूकंप रेखा, सी समताप रेखा और डी समदाब रेखा। तो इसका उत्तर है ए समभूकंप रेखा। जो समताप रेखा है ये किससे रिलेटेड है? समान तापमान को दिखाने के लिए। और समदाब कितना है? जो समान प्रेशर को दिखाती है, जो समान प्रेशर को दिखाती है वहां समदाब रेखा, आइसोबात और ये आइसोला। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए समभूकंप रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखाओं को मिलाने वाली को जल्दी बताइए आप लोग। इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। फिर से मैं देखता हूं, इसको कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, सी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर और डी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट के। तो इसका उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, देखिए लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है और ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? ये वास्तव में जहां पे ये दोनों मिलती हैं उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का ये जो नाम है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड जगह है जहां पे ये जलधारा आपस में मिलती है। न्यू फाउंडलैंड ये एक द्वीप है उत्तरी अमेरिका के तट पे जहां पे जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, क्योंकि एक गर्म होती है और जैसे गल्फ स्ट्रीम की, और ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, जिसके कारण यह घना कोहरे का निर्माण होता है और जहाजों को चलने में बड़ी दिक्कत होती। लेकिन ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन काफी मात्रा में पाए जाते हैं जो मछलियों के खाने के काम आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे वो जो बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे मछलियों को पकड़ी जाती है, जैसे जॉर्ज बैंक आदि जो नाम है यहीं पे स्थित है जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? एक क्यूरोशियो धारा, बी गल्फ स्ट्रीम धारा, सी रेनील धारा, डी लेब्राडोर धारा। तो इसका उत्तर है डी लेब्राडोर धारा। क्यूरोशियो किस में चलती है? प्रशांत में। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में, और जो रेनेल है ये भी अटलांटिक में ही है। अटलांटिक में, ये फ्रांस के पास है, फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है। जो फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है उस पर चलती है, और ये वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक रूप है या एक शाखा के रूप में हम कह सकते हैं। अभी जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उस पर देखिए, ये जो लेब्राडोर की धारा है जो ब्लैक रंग से ठंडी जल धारा है, ठीक है। ये देखो गल्फ स्ट्रीम है, ये रेड रंग से, ये भी गर्म जलधारा है। फिर रेनेल जो मैंने बताया था ये है बिस्के। ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है इसी की एक जलधारा यहाँ फ्रांस में चली जाती है जिसको रेनेल के नाम से जानी जाती है। और क्यूरोशिवो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी देखिए क्यूरोशिवो, ये भी रेड रंग की है गल जलधारा। तो इसमें कौन सी एक ब्लैक रंग से शो की जा रही? लेब्राडोर जलधारा जो ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा? ठंडी, ए बेंगुला, क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो देखिए अब आपको तो इतना प्रश्न कर लिया, तो ये क्यूरोशिवो भी वार्म है, ये चलती है जापान के पास, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, ये चलती है अटलांटिक में, ठीक है। अब आपको बेंगुला और ब्राजील की जलधारा रह गई है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ए बेंगुला की जलधारा ठंडी जलधारा है और ब्राजील की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। देखिए इस मैप में ये देखिए कि कहां पे है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये कौन सी जलधारा है? ब्राजील की जलधारा।
ये देखिए गर्म जलधारा है, क्योंकि देखिए सीधा कंसेप्ट जानिए कि गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो गर्म जलधारा होती है, और जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चलती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में आप देखिए कि जो ब्राजील की जलधारा, ये देखिए इक्वेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से आप देखिएगा, ये देखिए ये क्या है, इक्वेटर लिखा हुआ है। तो गर्म जलधारा वो जलधारा होती है जो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चले, और ठंडी जलधारा वो धारा होती है जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चले। तो ये देखिए हम ब्राजील लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहां से चल रही है, इक्वेटर से ध्रुव की ओर चल रही है, तो ये गर्म जलधारा हो जाए। और बेंगुएला की धारा देखिए ये ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक ठंडी जलधारा हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है, ए पेरुवियन धारा, केनारी धारा, बेंगुएल धारा, ब्राजील धारा। तो इसका जो उत्तर है कौन सा है, ये पूछा है गर्म जलधारा, तो इसका उत्तर है डी, ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है। इस मैप से इस प्रश्न को छोड़िए, तो पहला कौन सा था, पेरुवियन की धारा। देखो पेरू की धारा, ये हम्बोल्ट की जलधारा, देखो ध्रुव से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ठंडी जलधारा हो गई। फिर केनारी की धारा, ये देखिए किनारी की धारा कौन सी है, इसमें ये देखिए ये रही किनारी की धारा, ये लिख रही है, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ये भी ब्लैक रंग से सूखी है, ये भी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जा रही है, बेंगुएला की, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। और ये एक ब्राजील धारा है जो रेड रंग से आ रही है, तो ये गर्म जलधारा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ब्राजील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है, ए फॉकलैंड की धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, सी कैलिफोर्निया की धारा, डी अगुलाहास की धारा। तो इसका उत्तर है डी अगुलाहास की धारा। इस मैप को ध्यान से देखिए, कौन कौन से कंसेप्ट थे। पहले एक थी फॉकलैंड की धारा, ये देखिए फॉकलैंड की धारा ब्लैक रंग से दिखा है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की, ये ठंडी जलधारा है। फिर एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये देखिए ये पर्थ के पास बहती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में, ये भी एक ठंडी जलधारा है। फिर ये कैलिफोर्निया की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास बहती है, इसको कैलिफोर्निया, ये भी ठंडी धारा है। अगुलाहास की धारा, ये देखिए ये जो मेडागास्कर, ये अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में बहती है अगुलाहास की धारा, ये देखिए रेड रंग से शो की गई है, तो ये एक गर्म जलधारा है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, समुद्री पवनें। तो इसका उत्तर है बी, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित और स्थिर, अनियमित अंशतः। तो इसको यदि इस तरह मैप से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये है 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और हम क्या जानते हैं कि हवाएं किससे, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो फिर यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है लो प्रेशर बेल्ट, तो ये कौन सा पूरा क्षेत्र है, व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, और ये साल भर नियमित रूप से चलती है, तो इसका उत्तर होगा ए, नियमित और स्थिर। उपोषण उच्च दाब से विषुवत की निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, देखिए अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, उपोषण ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ये हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, ये भी है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो इस दिशा में चल रही है, तो कौन सी हो जाएंगी, ये व्यापारिक पवनें बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए ये देखिए पृथ्वी है, ये बीच का है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, तो ये कौन सी बेल्ट है, ये आपकी, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ये 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ है, और इसी तरह चले आइए, ये 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ है, तो ये कौन सी बेल्ट है, ट्रॉपिकल हाई
प्रेशर बेल्ट। तो हम कैसे जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ चलती है? इस दिशा से चलती है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन इस दिशा में चलती है। तो कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब पेटी से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या समुद्री तूफान दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी हवाएं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो वास्तव इसका उत्तर क्या है? बी है, दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी पवने हैं जो गरजता 40 है वो 40 डिग्री अक्षांश पे चलती है, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पे चलती है और चीखता साठा 60 डिग्री अक्षांश पे चलती है। सबसे साउथ लिख लेंगे। तो कारण जिन अक्षांशों में हवाएं चलती हैं उन्हीं अक्षांशों के नाम से इनको जाना जाता है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। इसका जो उत्तर है ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भाग छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल पे मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना, ये वाला भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये उत्तर गलत है। तो ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि जो महाद्वीपीय है उसका जो घनत्व 2.7 है और जो महासागरीय है उसका 3.0। तो कौन सा अधिक घनत्व वाला हो गया? महासागरीय। तो इसका मतलब ये डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। मेंटल के संबंध में नियमित कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में, यह भी क्वेश्चन मार्क वाला है। पृथ्वी के आयतन का 83.5%, बिल्कुल जो मैंने पहले बताया था। द्रव्यमान 67.8 भाग मेंटल में, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 30 से लेकर 5.5 तक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये क्या है? ये वाला बी वाला उत्तर बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका ऊपरी भाग प्लास्टिक अवस्था में है जबकि आंतरिक भाग ठोस अवस्था का बिहेव करता है, नहीं लेकिन बिहेव करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का बी। महाद्वीप महासागर के श्रेणी के उच्चावच हैं। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी। तो इसको याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? महाद्वीप महासागर। सेकंड के अंतर्गत आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अपरदन से निर्मित स्थलाकृति। ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर के श्रेणी के हो गए, बिल्कुल फर्स्ट श्रेणी के उच्चावच हो गए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, डायना टेलर और जेफरी ने। इसका उत्तर है हैरी हेस ने 1962 में इसका किया था। लेकिन दो तीन चीजें याद रखिएगा कि जो प्लेट शब्द है इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था उसको विल्सन ने किया था। ये कनाडा के भूगर्भ शास्त्री थे। और प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड है वो किसने किया था? WJ मॉर्गन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओवरऑल थ्योरी हैरिस और दो तीन लोगों ने मिलकर दी थी लेकिन हैरी हेस का ही नाम सबसे प्रयुक्त होता है 1962 में। लेकिन जो प्लेट शब्द है वो किसने? विल्सन ने किया था। प्लेट टेक्टोनिक मॉर्गन ने इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न, मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी का, डी ज्वालामुखी क्षेत्र के पठार का। तो इसका उत्तर है ये है बी सक्रिय ज्वालामुखी। ये यूएसए का एक हवाईयन आइलैंड है, हवाई लैंड है जहाँ पे आप ये देखिए मोना लोआ लिखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इंटर प्लेट ज्वालामुखी है। अर्थात ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के अंदर स्थित है, इसी के लिए हॉट स्पॉट
टूजो विल्सन की थ्योरी थी, हॉटस्पॉट थ्योरी आई थी, जो ये इस बात को प्रमाणित करती है कि ज्वालामुखी ये इंटरप्लेट ज्वालामुखी है, इंटरप्लेट वॉल्केनो है। अर्थात यदि ये प्लेट मान ली जाए तो ये प्लेटों के मध्य स्थित है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी या तो प्लेटों के किनारों पे आते हैं, जहां जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, या दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत स्थिति में जाती हैं, है ना, या तो टकराती हैं या विपरीत स्थिति में जाती हैं। लेकिन ये मोनोलोवा ज्वालामुखी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये प्लेटों के मध्य आते हैं, और इसीलिए इसके लिए जो थ्योरी गई थी हॉटस्पॉट थ्योरी दी गई थी, जो इस बात को की व्याख्या करता है क्यों ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब है कि जब बहुत सारा मैग्मा एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो वो ऊपरी सतह को तोड़ते हुए निकल आता है, इसलिए हॉटस्पॉट थ्योरी दी गई थी। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न से के द्वीप समूह में स्थित है। ए पापुआ न्यू गिनी में, बी स्प्रैटली द्वीप समूह में, सी इंडोनेशिया में, डी पश्चिमी द्वीप समूह में। तो इसका उत्तर है सी इंडोनेशिया में। और ये कहाँ पे है? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में है, जिसको जहाँ पे सुंडा गर्त है स्थित है, वहीं पे ये क्राकातोआ हुआ है। और ये 1883 में इसमें विस्फोट हुआ था। ये भी प्रस्तुत प्रकार का ज्वालामुखी है। जब इसका विस्फोट हुआ तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके विस्फोट की जो आवाज है वो जापान तक सुनाई दी गई थी, इतना तेज विस्फोट हुआ था। और इसका जो कंपन है वो इस्तांबुल जो तुर्किया में है वहां तक इसका कंपन महसूस किया गया था जब ये विस्फोट किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए एटना इटली में, ये बिल्कुल सही है। बी फ्यूजियामा जापान में, ये भी बिल्कुल सही है। सी पोपा म्यांमार में, और डी क्राकाटाओ मलेशिया में। गलत है। ये कहां पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है। एटना कौन सा प्रकार का ज्वालामुखी है? ये है सक्रिय। ये फ्यूजियामा प्रसुप्त प्रकार का है। पोपा शांत है, और क्राकाटोआ भी प्रसुप्त है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 80 से 90%। इसका उत्तर है 80 से 90%। जो किसकी मात्रा होती है? वाटर वेपर, जलवाष्प की होती है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ए फिलीपींस द्वीप समूह, बी जापान द्वीप समूह, सी पश्चिमी द्वीप समूह, डी इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इसका उत्तर क्या है? ए फिलीपींस द्वीप समूह पे। यहाँ पे कौन कौन सा है? यहाँ पे माउंट ताल है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा माउंट मेयान है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो फिलीपींस द्वीप समूह में पाए जाते हैं।